देखिए अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक सोल्व कर चुके थे, आंकिक प्रश्न अपनी जो बुक के थे। उसके बाद अब अपन इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इसमें ये कह रहे हैं कि 1 मीटर छड़ के केंद्र के नीचे 1 मीटर छड़के के केंद्र के नीचे 1 मीटर छड़ यानी 1 मीटर लंबी छड़ है, छड़ के केंद्र के नीचे शूरधार रखने पर के नीचे शूरधार 1 मीटर छड़ के केंद्र के नीचे शूरधार रखने पर वह इस पर संतुलित हो जाती है। रखने पर वह इस पर संतुलित हो जाती है। 1 मीटर छड़ के केंद्र के नीचे शूरधार रखने पर वह इस पर संतुलित हो जाती है। जब दो सिक्के जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 5 ग्राम है, जब दो सिक्के जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 5 ग्राम है, 12 सेंटीमीटर के चिन्ह पर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। 12.0 सेंटीमीटर के चिन्ह पर ग्राम है, 12.0 सेंटीमीटर के चिन्ह पर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ट्वेल्व पॉइंट 0 सेंटीमीटर के चिन्ह पर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं तो छड़ तो छड़ 45 सेंटीमीटर के चिन्ह पर संतुलित हो जाती है। तो छड़ 45.0 सेंटीमीटर के चिन्ह पर संतुलित हो जाती है। तो छड़ 45 सेंटीमीटर के चिन्ह पर क्या होती है? संतुलित हो जाती है। मीटर छड़ का द्रव्यमान क्या है, ये पूछा जा रहा है। मीटर छड़ का द्रव्यमान क्या है, ये अपने पास क्वेश्चन है। यहां अपन ने इस क्वेश्चन को अपने लिख दिया है। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं जैसा एक क्वेश्चन में कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 1 मीटर छड़ के केंद्र के नीचे शूरधार रखने पर वह इस पर संतुलित हो जाती है। जब दो सिक्के जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 5 ग्राम है 12.0 सेंटीमीटर के चिन्ह पर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं तो छड़ 45.0 सेंटीमीटर के चिन्ह पर संतुलित हो जाती है। मीटर छड़ का द्रव्यमान क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। मान लिया मैंने ये कोई मीटर छड़ है, ये मीटर छड़ ले लेता हूं ए बी कोई मीटर छड़ है। अब देखो इसमें अपन क्या देख रहे हैं, यहां इसमें अपन ने किसी शूरधार को यहां रखा हुआ है। शूरधार को अपन रख रहे हैं या इसका एक सेंटर ले सकते हैं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप कर लो। देखो तो देखो 1 मीटर छड़ के केंद्र के नीचे शूरधार रखने पर वह इस पर संतुलित हो जाती है। संतुलित हो गई।
जब दो सिक्के जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 5 ग्राम है 12.0 सेंटीमीटर के चिन्ह पर एक के ऊपर रखे जाते हैं तो छड़ 45 सेंटीमीटर के चिन्ह पर क्या होती है, संतुलित हो जाती है। यानी कि जो संतुलित हो रही है 45 सेंटीमीटर के चिन्ह पर हो रही है। अगर ये 1 मीटर की मैं छड़ लेता हूं तो इसे अपन थोड़ा सा बड़ा ले लें ताकि इसके इन चिन्हों को सही प्रकार से अपन व्यक्त कर सकें। देखो थोड़ा सा, ताकि सभी राशियां स्पष्ट रूप से दर्शाई जा सके। तो इसको देखिएगा, ये 1 मीटर मैंने छड़ ले ली है। चलो इसे टेढ़ा है तो आप इसे यूं ले लें। मैं 1 मीटर लंबी में इसे एक छड़ बना देता हूं ताकि इस पर सभी राशियों को अपन आसानी से व्यक्त कर सके। देखो ये 1 मीटर मैंने छड़ ले लिए है, ए से लेकर के और ये बी। अब इसकी टोटल लंबाई 1 मीटर है, यानी कि मीटर छड़ होगी। इसके सिरे ए से कितनी 45 सेंटीमीटर पर, यानी कि यहाँ पर चलो ये लो एक शूरधार को मैं शो कर देता हूँ। यहाँ इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सी। ये डिस्टेंस है इसकी 45.0 सेंटीमीटर या 0.45 मीटर भी कह सकता हूं। यहां पर ये संतुलित हो रही है और यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर सिक्के रखे हुए हैं। ये ले लेते हैं अपन 12 सेंटीमीटर। ये लो भाई, फिर भी अपन ने खूब डिस्टेंस इसकी ले ली है। यहां पर यहां ले लो आप 12 सेंटीमीटर। ये लो, यहां 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इस पर क्या है, सिक्के रखे हुए हैं। एक सिक्का ये रखा हुआ है, एक दूसरा सिक्का ये अपन ने रख दिया है और प्रत्येक सिक्का कितना है, 5-5 ग्राम का है। यानी कि इन सिक्कों का कुल वजन हो गया है 10 ग्राम। 10 ग्राम ही तो हुआ। इन सिक्कों का वजन क्या हो गया भाई, 10 ग्राम। ये तो कह रहे हैं संतुलित हो जाती है जब दो सिक्के जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 5 ग्राम है। अब देखिए यहां अपन ने ये ले ली है, ये सी भी अपन ने ले लिया है, इसका ये सेंटर यहां है, ये मैंने क्या ले लिया है, ओ है। अब देखो यहां, अब इस क्वेश्चन के सारे डेटा अपन ने इसके अंदर शो कर दिए हैं। ये चलो आपने सिक्के भी बना दिए हैं, ये लो यहां सिक्के आ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में अपन क्या देख रहे हैं कि इसकी घूर्णी संतुलन की अपन बात करें और इस छड़ का द्रव्यमान कैपिटल एम क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। इस छड़ का द्रव्यमान कैपिटल एम आपको ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपको छड़ का द्रव्यमान कैपिटल एम ज्ञात करना है तो देखो अपन बात करेंगे इसमें घूर्णी संतुलन की। घूर्णी संतुलन के लिए क्या है, अपन इस बिंदु सी के परितः आघूर्ण लें तो देखो बिंदु सी के परितः है आघूर्ण लेने पर घूर्णी संतुलन हेतु अगर इसके लिए अपन बात देखें तो देखिएगा भाई 10 ग्राम, यानी कि इसे मैं कह सकता हूं 10G, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 45 माइनस 12। भाई यहां से इस पॉइंट की तो डिस्टेंस बचेगी 45 माइनस 12। भाई सेंटीमीटर में है, ये ग्राम के अंदर है, यानी CGS यूनिट काम आ रही है, इज इक्वल टू एम। ये द्रव्यमान मैंने ले लिया है एम। देखिए भाई 10G हो गया ये ना, mg, ये लो। फिर यहाँ इधर से जो डिस्टेंस बच रही है वो मेरे पास कितनी है, यहाँ से भाई यहाँ से यहाँ तक कि 50 सेंटीमीटर है। ये 50 में से 45, यानी 50 माइनस 45, ये लो भाई। अब मुझे कैपिटल एम कैलकुलेट करना है तो मुझे तो किसी तरह कोई समस्या ही नहीं आएगी इसको हल करने में। ये लो, क्योंकि ग्राम के अंदर है तो ग्राम के अंदर है तो देखो जी से तो पहले जी को आप कैंसिल कर लो,
फिर ये है 10, 45 माइनस 12 कर लो। ठीक है, अब देखो यहां पर अपने पास ध्यान रहे भाई, यहां मैंने इसको ग्राम के रूप में लिया है 10, फिर ग्राम को मैंने जी से गुणा कर दिया है, यहां पर भी जी है। इसका मतलब कैपिटल एम की जो वैल्यू आएगी मेरे पास किस में आएगी, ग्राम में आएगी, नहीं कि किलोग्राम में। तो देखो 45 माइनस 12, 5 में से 2 यानी कि 3, 4 के अंदर से 1 यानी कि 3 इज इक्वल टू कैपिटल एम 50 माइनस 45, 50 माइनस 45 ये आ गया है 5। तो ये लो भाई, यानी कि कैपिटल एम जो कि छड़ का द्रव्यमान है 10 इंटू 33 अपॉन में 5। अब इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, 5 से 10 2 टाइम, 2 इंटू 33 इज इक्वल टू 66 ग्राम। तो ध्यान रहे छड़ का द्रव्यमान कितना आ गया है, 66 ग्राम अपने पास इस क्वेश्चन में आ गया है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को आप एक फिर से मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये छड़ दी हुई है, मीटर छड़ है, यानी जिसकी पूरी लंबाई 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं अपन। इसका केंद्र ये रहा, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये हो गई है 50 सेंटीमीटर, और इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है ये भी हो गई 50, यानी ये जो डिस्टेंस बची मेरे पास ये हो गई है 5 सेंटीमीटर। ये तो हुआ, और ये 45 है ये। अब देखो बिंदु सी के परितः अपन आघूर्ण ले रहे हैं, तो घूर्णी संतुलन के लिए अपन क्या देखेंगे, यहाँ सिक्कों का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम। तो ग्राम ये में जो भी द्रव्यमान है उसको मैंने किससे गुणा कर दिया है, जी से, इधर भी जी से गुणा कर दिया। अब ये मैंने ग्राम में ही लिया है 10 को, अगर 10 को मैं ग्राम के अंदर ले रहा हूं इसका मतलब ये मास भी किस में आएगा मेरे पास, ग्राम में। तो देखो 45 माइनस 12, ये 45 है, इसके अंदर 12 ये, यानी ये डिस्टेंस आई। इसी तरह से यहाँ पर देखो 50 माइनस 5, 45, 5 आ गया। तो यहाँ मेरे पास इस क्वेश्चन में ये आंसर मेरे पास आ गया है कि छड़ का द्रव्यमान 66 ग्राम मेरे पास आ गया। क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अपन ने पास क्वेश्चन नंबर 17 अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। किस तरह से कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है वो चीज देखिएगा। यानी अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक ठोस गोला भिन्न नति के, यानी कि दो अलग अलग झुकाव के हैं, एक ही ऊंचाई से लुढ़क रहे हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन को लिख दूं पहले, एक ठोस गोला एक ठोस गोला भिन्न नति के दो आनत तलों पर, एक ठोस गोला भिन्न नति के दो आनत
तलों पर एक ही ऊंचाई से लुढ़कने दिया जाता है। भिन्न नती के दो आनत तलों पर एक ही की ऊंचाई से लुढ़कने दिया, एक ही ऊंचाई से लुढ़कने दिया जाता है, यानी कि ऊंचाई उनकी समान है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। नंबर फर्स्ट, दो पार्ट हैं। पहला कह रहे हैं क्या वह दोनों बार समान चाल से तली पर पहुंचेगा, क्या वह दोनों बार समान चाल से तली पर पहुंचेगा। पहला तो ये पूछा जा रहा है। सेकंड, इसी के अंदर जो पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट, क्या उसको एक तल पर लुढ़कने में दूसरे से अधिक समय लगेगा, क्या उसको एक तल पर लुढ़कने में, क्या उसको एक तल पर लुढ़कने में दूसरे से अधिक समय लगेगा। ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिए जरा इस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को अपन अब सोल्व करते हैं। किस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं। एक ठोस गोला है, भिन्न नती के दो आनत तलों पर। देखो एक आनत तल ये रहा, दूसरा आनत तल ये रहा। दोनों में क्या फर्क है, दोनों की ऊंचाई समान है लेकिन एंगल इनका क्या है, डिफरेंट है। यहां से भी उस ठोस गोले को क्या है, लुढ़कने दिया जा रहा है, यहां से भी ठोस गोले को जो है लुढ़कने दिया जा रहा है, लेकिन इनके एंगल, जैसे ये एंगल θ1 है तो ये एंगल क्या है, θ2 है। ये हाइट h है तो ये हाइट भी क्या है, h है। ऊंचाई दोनों की समान है, दोनों ही आनत तलों की। तो अब देखिएगा एक एक पार्ट को सोल्व करें। नंबर फर्स्ट, एक ठोस गोला भिन्न नती के दो आनत तलों पर एक ही ऊंचाई से लुढ़कने दिया जाता है। ऊंचाई इनके लिए समान है। क्या वह दोनों पर समान चाल से तली पर पहुंचेगा। तो देखो तली पर चाल, लौटनी गति में अपन सीधा डायरेक्टली लिख देते हैं। अपन ने पढ़ रखा है कि लौटनी गति में तली पर पहुंचने पर चाल का फॉर्मूला ये था, याद कीजिए, √2gh अपॉन में 1 + k² ये तली पर पहुंचने का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से स्पष्ट है कि ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, k² अपॉन में r² पर, जो कि वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है और आकृति समान है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं गोले के लिए, V स्फीयर, देखो अगर केवल गोला शब्द कहा गया है तो गोले शब्द से मतलब है ठोस गोला। अगर गोलीय कोस या खोखला गोला होता तो उसको अपन ये कह देते कि ये खोखला गोला है या गोलीय कोस है। तो यहां केवल ये स्फीयर का मतलब है सॉलिड स्फीयर। तो देखो 2gh गोले के लिए कितना होता है, k² अपॉन r² का मान 2/5, 2 अपॉन में 5 होता है, ये अपन जानते ही हैं। तो देखो 2gh 1 प्लस ये, इसमें 5 को मैंने क्या किया है, एलसीएम ले लिया है। तो यहाँ ये हो गई है डिजिट मेरे पास 5 + 2, यानी कि √10gh अपॉन में 7।
अब जरा गौर कीजिएगा, यहां अगर अपन गौर करें तो देखो v स्फेयर इज प्रपोर्शनल रूट ऑफ h, यानी तली पर पहुंचने पर गोले का वेग केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, ऊंचाई पर। जी तो कांस्टेंट है ये, और चूंकि h समान है, चूंकि h समान, इसलिए v भी दोनों आनत तलों के लिए, दोनों आनत तलों के लिए क्या होगा, समान। ये लो, तो वेग दोनों ही आनत तलों के लिए क्या होगा, समान होगा। ये अपन ने प्रूफ कर लिया। तो देखो एक पार्ट तो अपने पास ये सोल्व हो गया कि वेग में क्या होगा। तो ध्यान रहे, क्या वे दोनों पर समान चाल से तली पर पहुंचेगा, बिल्कुल। तो वेग v भी दोनों आनत तलों के लिए समान, अतः गोला दोनों आनत तलों पर समान चाल से पहुंचेगा। अतः गोला दोनों आनत तलों पर क्या होगा, समान चाल से पहुंचेगा। फर्स्ट पार्ट अपन ने इस क्वेश्चन का सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्या उसको एक तल पर लुढ़कने में दूसरे से अधिक समय लगेगा। चलो समय की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अभी उसके समय वाले पॉइंट को और देखते हैं। तो ध्यान रहे, वेग तो दोनों के लिए क्या है, समान है, क्योंकि वेग केवल ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है, और ऊंचाई आनत तलों की दोनों ही पार्ट के अंदर क्या की है, दोनों ही आनत तलों के लिए ऊंचाई को इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, एक समान कहा है। अगर ऊंचाई एक समान है, इसका मतलब इनके लिए चाल भी दोनों के लिए क्या होगी, आनत तलों के लिए एक समान होगी। अब बात करते हैं नंबर सेकंड वाले पार्ट की। डायग्राम दोनों के लिए कॉमन है। अब देखिए, क्या उसको एक तल पर लुढ़कने में दूसरे से अधिक समय लगेगा। तो देखिए पहले समय का फॉर्मूला देखें, t इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ 2s 1 प्लस के स्क्वायर अपोन में r स्क्वायर अपोन में g साइन थीटा। तो ध्यान रहे, के स्क्वायर अपोन में r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा तो भाई अलग अलग है। थीटा अलग अलग है, यानी कि समय जो है वो थीटा यानी झुकाव पर निर्भर करता है। झुकाव जितना कम होगा, समय उसको उतना ही अधिक लगेगा। इसका झुकाव कम, तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि गोले का तली पर, अतः स्पष्ट है कि गोले का तली पर पहुंचने में लगा समय आनत तल के झुकाव, यानी कि मैं कह सकता हूं थीटा, पर निर्भर करता है। इस फॉर्मूले से स्पष्ट हो गया कि यहां पर अपने पास एंगल का मान आ गया। अतः स्पष्ट है कि गोले का तली पर पहुंचने में लगा समय आनत तल के झुकाव पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसलिए समय भिन्न भिन्न होगा। तो समय कैसा लगेगा, अलग अलग समय होगा। और देखो यहां लिख देते हैं, जिस आनत तल के लिए झुकाव कम होगा,
उसके लिए समय अधिक व जिसका झुकाव जिस आनत तल के लिए झुकाव कम होगा, जिस आनत तल के लिए झुकाव कम होगा उसके लिए समय अधिक व जिसका झुकाव वे जिस आनत तल के लिए झुकाव अधिक होगा, उसके लिए समय कम लगेगा। ये लो, ये भी लिख दिया। जिस आनत तल के लिए झुकाव कम होगा उसके लिए समय अधिक, वे जिस आनत तल के लिए झुकाव अधिक होगा उसके लिए समय क्या होगा, कम लगेगा। तो अपने पास दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर आ गए हैं। पहला, क्या वे दोनों पर समान चाल से तली पर पहुंचेगा, बिल्कुल दोनों के लिए समान चाल से तली पर पहुंचेगा। सेकंड, क्या उसको एक तल पर लुढ़कने में दूसरे से अधिक समय लगेगा, बिल्कुल अधिक समय लगेगा। जिस आनत तल के लिए झुकाव कम होगा उसके लिए समय अधिक होगा, और जिस आनत तल के लिए झुकाव अधिक होगा उसके लिए समय क्या होगा, कम होगा। तो यहां अपन ने क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 किस तरह का क्वेश्चन है उसे अपन देखते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लें, मैंने सारा कॉन्सेप्ट इसमें साथ साथ ही लिख दिया है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिएगा। 2 मीटर त्रिज्या के एक छल्ले, 2 मीटर त्रिज्या के एक छल्ले, या आप इसे कह सकते हैं वलय, छल्ला कह दो या वलय, का भार 100 किलोग्राम है। का भार यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है एक तरह से, का भार 100 किलोग्राम है। बहुत अधिक भार है। 2 मीटर त्रिज्या के एक छल्ले का भार कितना है, 100 किलोग्राम है। यह एक क्षैतिज फर्श पर इस प्रकार लौटनी गति, यह एक क्षैतिज फर्श, यह एक क्षैतिज फर्श पर, यह एक क्षैतिज फर्श पर इस प्रकार लौटनिक, यह क्षैतिज फर्श पर इस प्रकार लौटनी गति करता है कि, इस प्रकार लौटनी गति करता है कि इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल
कहता है कि इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल इस प्रकार लौटनी गति करता है कि इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल कितनी हो, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, की चाल 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, तो इसको रोकने हेतु 20 इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल 20 सेंटीमीटर पर सेकंड हो, तो इसको रोकने हेतु कितना कार्य करना पड़ेगा, हेतु कितना कार्य करना पड़ेगा। यह है क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। ध्यान रहे वस्तु का नाम क्या है, वलय या छल्ला, और द्रव्यमान दिया हुआ है 100 किलोग्राम और चाल दी है v 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब अपन एक एक वैल्यू को लिखें। 2 मीटर त्रिज्या दिए, r इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि काफी बड़ा वलय है भाई। और अगर वलय के लिए अगर अपन देखें तो देखो भाई, वलय के लिए ये आप जानते हो कि k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। क्लियर। फिर आपको इन्होंने द्रव्यमान भी दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया है वो देखो, m इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। वैसे इन्होंने क्वेश्चन में इसको भार बोला है, और इसका चाल भी दिया हुआ है v 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.20 मीटर पर सेकेंड। ये पूछ रहे हैं इसको रोकने में किया गया कार्य कितना होगा। देखो ये जितनी इसकी जो टोटल गतिज ऊर्जा है, अगर उसको रोकना है तो उसके बराबर कार्य करना पड़ेगा, यानी किया गया कार्य इसकी गतिज ऊर्जा के कुल गतिज ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि W इज इक्वल टू ई टोटल। और इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। से भाई ये फॉर्मूला अपना पड़ा हुआ है, तो अब अपन इस फॉर्मूले से इसे सोल्व करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला अगर आपका पड़ा हुआ है तो देखो किया गया कार्य, हाफ m की वैल्यू कितनी है, 100 किलोग्राम है, v 0.20 इंटू 0.20, ये लो क्योंकि स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये लो कैलकुलेशन करते हैं भैया अपन इसे। तो देखो भाई 2 से 0.20 यानी कि 0.10, तो ये हो गया 100 इंटू 0.1 यानी कि ये 10, 0.20 इंटू 2, W इज इक्वल टू 10 से 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 जूल। 4 जूल अपन को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन था, तरीके से हल कर रहे हैं तो आसानी से हल हो गया। r इज इक्वल टू 2 मीटर कहीं उपयोग में अपने पास नहीं आ रहा है। ये अपने पास सबसे महत्वपूर्ण चीज काम आई है, वो है कि वस्तु की आकृति क्या है, वस्तु का नाम क्या है। कि अगर ये कहते कि ये बेलन है या चकती है तो के स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, अपने लिए चेंज हो जाती। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 19 को। अब अपन इसके बाद बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि एक सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन अणु के रूप में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। एक बार आप इसे नोट करें।
देखिए क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं। 17 सोल्व हो गया जिसमें 1 मीटर छड़ था। 18 अपन ने सोल्व कर लिया कि 2 अलग अलग नत्तल थे जिन पर एक गोला लुढ़क रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 अभी अपन ने सोल्व किया है कि एक वलय जिसकी त्रिज्या 2 मीटर थी और द्रव्यमान 100 किलोग्राम था। 3 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यानी चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 5.30 10⁻⁻26 5.30 10⁻⁻26 किलोग्राम है तथा इसके केंद्र से होकर, किलोग्राम है तथा इसके केंद्र से होकर। ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 5.30 इंटू 10⁻26 किलोग्राम है तथा इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली, तथा इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली तथा इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली और इसके दोनों परमाणुओं को, और इसके दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, तथा इसके दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, तथा इसके दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ये मान अपन को दिया हुआ है 1.94 इंटू 10⁻⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। ये इस क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई हैं अपन को। फिर कह रहे हैं मान लीजिए कि गैस के ऐसे अणु की औसत चाल, मान लीजिए कि गैस के ऐसे अणु की औसत चाल, मान लीजिए कि गैस के ऐसे अणु की औसत चाल 500 मीटर प्रति सेकंड है। औसत चाल 500 मीटर प्रति सेकंड है। चलो इसकी चाल भी इन्होंने अपन को दे दी है, 500 मीटर प्रति सेकंड है। जड़त्वाघूर्ण भी दे रखा है और इसके घूर्णन की गतिज ऊर्जा 500 मीटर प्रति सेकंड है और इसके घूर्णन की गतिज ऊर्जा स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की और इसके घूर्णन की गतिज ऊर्जा स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की
स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की 2/3 है अणु का औसत कोणीय वेग। अणु का औसत कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। ये अपन को क्वेश्चन में दिया है। ये अपन ने एक क्वेश्चन कंप्लीट अब लिख लिया है। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या इन्होंने कहा है, पहले वो देखो। ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान दे दिया है। द्रव्यमान को मैं मान लेता हूं कि चलो m है। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन यानी उसका हल लिखें तो देखो m बराबर, ये आपको दिया है 5.30 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली और इसके दोनों परमाणु को मिलाने वाली रेखा के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण यानी कि I की वैल्यू ये मुझे दी है इन्होंने 1.94 इंटू 10⁻⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मान लीजिए गैस के अणु की औसत चाल यानी कि चाल को मैंने v ले लिया है, ये दिए है इन्होंने 500 मीटर पर सेकंड। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेन टर्निंग पॉइंट यहां है, घूर्णन की गतिज ऊर्जा स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की 2/3 है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 2/3 यानी कि 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसमिशन यानी स्थानांतरण। घूर्णन की गतिज ऊर्जा स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की क्या है, 2/3 है। यहां आप कह सकते हैं प्रश्नानुसार ये लो कि घूर्णन की जो गतिज ऊर्जा है वो स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की कितनी है, 2/3 है। अब देखो भाई घूर्णन की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप जानते हो 12I ओमेगा का स्क्वायर होता है। और स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा कितनी होती है ये अपन जानते हैं, ये दिया है इन्होंने 2/3 12mv का स्क्वायर। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, हाफ से तो इस हाफ को पहले कैंसिल कर लो आप। I की वैल्यू आपके पास है, ओमेगा आपको कैलकुलेट करना है, m की वैल्यू आपके पास है, v की वैल्यू भी आपके पास है। बड़े ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को अपन ने सोल्व कर दिया है। तो देखो भाई अब एक एक वैल्यू को अपन पुट कर लें। चलो पहले फॉर्मूला के रूप में लिख दो आप चाहो तो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv का स्क्वायर अपॉन में 3 और ये I, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू v का तो स्क्वायर है तो v को तो आपने बाहर कर दिया है और रूट के अंदर 2/3 m अपॉन में I। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिएगा भाई ओमेगा इज इक्वल टू v की वैल्यू 500 है, 2 की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू भी आपको दी हुई है 5.30 10⁻⁻26 3, I की वैल्यू भी आपको दी हुई है 1.94 इंटू 10⁻⁻46। अब इसकी आप कैलकुलेशन करके जरूर देखें। इसकी कैलकुलेशन में अपने पास आंसर आएगा 6.75 इंटू 10⁻12, 6.75 इंटू 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड। ये अपने पास औसत कोणीय वेग का आएगा। प्लस में आएगी पावर कन्फर्म है क्योंकि -46 है, ऊपर आएंगे तो प्लस के 46 हो जाएंगे, तो अब उसका फिर आप रूट निकालेंगे तो पावर 12 आएगी। बिल्कुल इसका वाला आंसर सही है, 6.75 इंटू 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली और इसके दोनों परमाणु देखो इस तरह से, जैसे कि O2 है, इसके एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु ये रहा, इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली और इसके दोनों परमाणु को मिलाने वाली रेखा के लंबवत ये वाली, इस अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण अपन को दिया हुआ है। इस जड़त्वाघूर्ण का मान 1.94 इंटू 10⁻⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है।
मान लीजिए कि गैस के ऐसे अणु की औसत चाल 500 मीटर पर सेकंड है और उसके घूर्णन की गतिज ऊर्जा स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की 2/3 है। यही इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी को अपन ने फॉलो किया है कि घूर्णन की गतिज ऊर्जा स्थानांतरण गतिज ऊर्जा की कितनी है, 2/3 है। वैल्यू रख दी अपन ने सब। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के वैल्यू क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और घूर्णन गतिज ऊर्जा की वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल कर लिया, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ये, तो ओमेगा इजिकल टू ये अपन ने वैल्यू निकाल ली है। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को अपन अब सोल्व करते हैं। वो भी एक बहुत प्यारा और एक अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अपन अब देखते हैं। तो देखिए अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया, 18 कर लिया, 19 कर लिया, 24 क्वेश्चन अपन ने इस लेक्चर में कर लिए हैं। अब अपन 5वां क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 उसको अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए भाई नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21। क्या ये इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं एक बेलन 30 डिग्री कोण बनाते आना तल पर। एक बेलन 30 डिग्री कोण बनाते आनत तल पर। 30 डिग्री कोण बनाते एक बेलन 30 डिग्री कोण बनाते आनत तल पर लुढ़कता है। कोण बनाते आनत तल पर एक बेलन 30 डिग्री कोण बनाते आनत तल पर क्या है, लुढ़कता है। आनत तल की तली में बेलन के द्रव्यमान केंद्र की चाल। आनत तल की तली में द्रव्यमान केंद्र की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। 5 मीटर प्रति सेकंड है। ज्ञात कीजिए। ये लो, अब अपन को ज्ञात करना है नंबर फर्स्ट, यानी कि दो क्वेश्चन है ये अपने आप में। क्वेश्चन नंबर जो 21 दे रखा है इसमें एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो पहला अपन से ज्ञात करवा रहे हैं आनत तल पर बेलन कितना ऊपर जाएगा। आनत तल पर बेलन कितना ऊपर जाएगा, पहला तो ये पूछ रहे हैं। नंबर सेकंड ये कह रहे हैं वापस तले तक लौट के आने में इसे कितना समय लगेगा। वापस तली तक लौटकर
लौटकर आने में इसे कितना समय लगेगा। देखो भाई ये क्वेश्चन है। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक बेलन 30 डिग्री कोण बनाते आना तल पर लुढ़कता है। देखिए एक बार जरा अपन देख लें, ये कोई आना तल है, यहाँ इसके ऊपर जैसे कोई बेलन है, ये इसके ऊपर लुढ़क रहा है, यानी इस तरह से गति कर रहा है। ये एंगल कितना है अपने लिए, 30 डिग्री है। ये आना तल की क्या है, ऊंचाई h है। आना तल की ये लंबाई क्या है, s है। ये और इसकी कोण आना तल पर लगता है। आना तल की तली में द्रव्यमान केंद्र की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। जब ये यहाँ आ जाता है तो इसकी जो चाल दी है इन्होंने v 5 मीटर पर सेकंड है। तो ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट, आना तल पर बेलन कितना ऊपर जाएगा। तो देखिए भाई नंबर फर्स्ट कितना ऊपर जाएगा, यानी कि सबसे पहले अपन को इसमें हाइट कैलकुलेट करनी है। देखिएगा भाई आना तल पर वेग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, v इजिकल टू रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये अपने पास आना तल पर वेग का फॉर्मूला है। v इजिकल टू रूट ऑफ 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये सिंपल अपने पास एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे। तो देखिएगा पहले तो ये देखो, ये नहीं कहा है बेलन कैसा है, केवल बेलन शब्द कहा है। थीटा की वैल्यू भी आपको दी हुई है 30 डिग्री है। और आपको पता है कि ये झुकाव पर निर्भर नहीं करता, वेग केवल ऊंचाई पर निर्भर करता है। आना तल पर लुढ़कता है। आना तल की तली में द्रव्यमान केंद्र की चाल 5 मीटर पर सेकंड अपन को दे रखी है। अब अपन को इसमें एक तो h कैलकुलेट कर लें, h से अपन s भी निकाल सकते हैं। अब देखो इन्होंने कुछ नहीं कहा है, यानी केवल बेलन शब्द है। इसका मतलब बेलन के लिए के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर कितना होता है, 1/2। तो देखो भाई चूंकि बेलन के लिए के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बराबर 1/2 होता है। ध्यान रहे वेग का एक फॉर्मूला और है जिसको कि अपन ऐसा ले लें। चलो पहले अपन h को तो निकाल लें। चूंकि बेलन के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इजिकल टू 1/2, इसलिए v इजिकल टू रूट ऑफ 2gh। चलो इसमें सबकी ही वैल्यू रख देते हैं। इसलिए v की वैल्यू कितनी है 5, रूट ऑफ 2, g की वैल्यू 9.8, h तो मुझे कैलकुलेट करना है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2। अब देखिएगा भाई, अब यहां अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का तो हो गया है 25, 2 इंटू 9.8 इंटू h, ये हो गया है 3/2। 25, 2 को ऊपर ले आओ 4, 9.8h अपॉन में 3, यानी कि 4 इंटू 9.8h इज इक्वल टू 75। तो h इज इक्वल टू 75, 4 इंटू 9.8। अब देखिए अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करके देखें अपन, तो यह कितनी आती है। अगर ये 10 लेता मैं, तो ये 10 होता तो ये 5 से कैंसिल हो जाता। 10 होता तो ये 40, 75 अपॉन में 40, यानी कि 25 75 3/4, यानी कि 1.91 आ गया। अप्रॉक्स 1.91 मीटर मेरे पास h आ गई। इतनी ऊंचाई तक जाता। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर नत्तल की लंबाई पूछते, तब देखो इससे आगे का पोर्शन मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, इससे आगे के पार्ट को मैं इधर ले रहा हूँ यहाँ इसमें। अब एक चीज़ देखिए आप, अगर मैं इसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू देखूँ, क्योंकि थीटा मुझे इन्होंने दे रखा है। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब हो गया h, कर्ण समकोण के सामने वाली साइड यानी कि s। तो देखिए भाई s इज इक्वल टू h अपॉन में क्या आ गया है, साइन थीटा। h
थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री अपन को दिया हुआ है। तो देखो S इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 1.91, साइन 30 का मतलब 1/2 यानी 1.91 इंटू 2, 1.91 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 3.82। ये लो S की भी वैल्यू अपने पास कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद इन्होंने सेकंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वापस तली तक लौट कर आने में इसे कितना समय लगेगा। यानी कि अपन नीचे आने का जो जितना समय लगता है उतना ही समय उसे क्या लगता है ऊपर आने में, या जितना समय इसे तली से ऊंचाई तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय ऊंचाई से तली तक पहुंचने में लगता है। तो अपन समय को पहले कैलकुलेट कर लें, फिर उसको क्या कर देंगे अपन डबल कर देंगे। तो यहां तो अपन ने वेग वाला पोर्शन अपन ने इसका सॉल्व कर लिया है। अपन इस s की वैल्यू डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते थे भी h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s साइन थीटा, उससे भी आप निकाल सकते हो। देखो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से अपन ने यहाँ इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया है। लेकिन अपनी इसी बुक के अंदर इसी क्वेश्चन को यानी इसी फॉर्मूले को एक नए तरीके से और ये डिराइव करा रहे हैं बल आघूर्ण और बल की सहायता से। तो वहाँ अपन इस फॉर्मूले को v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर को एक बार फिर से डिराइव करेंगे, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से वो क्वेश्चन के रूप में पूछ रहे हैं। देखिए अब अपन इसकी बात करते हैं सेकंड पार्ट की। वापस तली तक लौटकर आने में इसे कितना समय लगेगा। ऊपर जाने में लगा समय पहले निकाल ले। फिर देखो भाई समय के लिए फॉर्मूला ये था t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2s 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में जी साइन थीटा से। इस फॉर्मूले से अपन t की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो देखो रूट ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, ये s कितना आया मेरे पास अभी 3.82, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया था। बेलन के लिए अपन जानते हैं के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2, जी की वैल्यू अपन ले रहे हैं 9.8 और थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ये लो अब अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.82 इंटू 1.5 1.5 हो गया है, तो ये 3/2 हो गया अपॉन में 9.8 इंटू साइन 30 की वैल्यू 0.5 यानी कि 1/2। अब इसे आप सोल्व करें। अब इसकी कैलकुलेशन अपन जब करते हैं तो जो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.53 सेकेंड। अब देखो ये अपने पास t की जो वैल्यू आई है वो वन साइड आई है, यानी कि तली से ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय है ये। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दे कि ये पूछ रहे हैं वापस तली तक लौट कर आने में से कितना समय लगेगा, यानी कि जाएगा और आएगा, तो अपन पहले एक लैंग्वेज लिख दें, क्योंकि नीचे आने में भी इतना ही समय लगेगा, क्योंकि नीचे आने में भी इतना ही समय लगेगा। इसलिए ऊपर जाने व लौट के आने में लगा समय, इसलिए ऊपर जाने व लौट कर आने में लगा कुल समय, लौटकर आने में लगा कुल समय इज इक्वल टू कितना हो गया 2t
इज इक्वल टू 2 इंटू 1.53, भाई जस्ट डबल हो जाएगा उसका समय, यानी 3.06 सेकेंड। ये लो भाई, यहाँ अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 21 था इसके दोनों पार्ट अपन ने इसके क्वेश्चन के क्या कर लिए हैं, सोल्व कर लिए हैं। दोनों पार्ट में अपन ने एक पार्ट के अंदर तो अपन ने इसका वेग कैलकुलेट किया, ये सॉरी वेग की सहायता से अपन ने इसकी हाइट और उसकी नत्तल की लंबाई अपन ने कैलकुलेट कर ली, और सेकंड पार्ट के अंदर इसको लगा समय अपन ने जो है वो कैलकुलेट कर लिया। एक बार आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया था, ध्यान हो तो एग्जाम्पल नंबर 7.16 था, यानी 7वें चैप्टर का 16वां एग्जाम्पल, उसमें अपन ने इस फॉर्मूले को बनाया था। अब आप देखें ये फॉर्मूला कितनी जगह अपने पास यूज़ हो रहा है, काफ़ी क्वेश्चंस इसकी सहायता से अपन हल कर पा रहे हैं। जबकि वहाँ उस फॉर्मूले के अंदर केवल एक ही राशि पूछी जा रही थी, वेग। अपन ने उस फॉर्मूले में डिराइव किया था त्वरण, और उसी के साथ साथ फिर अपन ने डिराइव किया था तली तक आने में लगा समय, जिस पर आधारित अपन और भी इससे पहले के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी अपन ने इसकी सहायता से सोल्व कर लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 तक अपने ये क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। अब अपन इसमें बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 से।